इस पार्ट में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो बेसिकली हमें याद होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के डिस्कवरी में, वो हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कॉर्नीलियस वैन लीन। इनका ये डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने क्या किया था, आपको याद रखना है कि किस पे स्टडी किया था। इन्होंने स्टडी किया था पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है। और क्या बताया था वो भी याद रखना है। इन्होंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है आपके पास, ये लाइट पे डिपेंडेंट होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है इट इज लाइट डिपेंडेंट। और इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है। ये CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसका ये इक्वेशन है। देखिए, यहां से हाइड्रोजन आएगा, ये CO2 को रिड्यूस करेगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और आपके पास कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो ये था वैन नील का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट है TW एंगलमैन। इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा। अच्छा देखिए, इन्होंने क्या किया था, प्रिज्म को यूज करके लाइट को इन्होंने स्प्लिट किया था स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। आपको पता है प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो ये लाइट जो है ये स्प्लिट हो जाता है। तो इन्होंने लाइट को स्प्लिट करवाया था और इन्होंने क्या किया था, एक कंटेनर में एरोबिक बैक्टीरिया लिया था और एरोबिक बैक्टीरिया रखा था और इन्होंने उसमें ग्रीन एल्गा जिसका नाम है क्लैडोफोरा। तो ये याद होना चाहिए कि TW एंगलमैन ने क्लैडोफोरा जो कि एक ग्रीन एल्गी है उसको यूज किया था। तो आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अच्छा, ये जो मल्टीपल लाइट है इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो सब होगा। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर के एक्यूमुलेट हो गया और ये पोजीशन था कि जहां रेड और ब्लू कलर था वहां पे जाकर के एक्यूमुलेट हो गया। So the bacteria were used to detect the site of oxygen evolution. You observe that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. तो इन्होंने बेसिकली क्या दिया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने दिया था, TW एंगलमैन ने। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सैक। 1854 में इन्होंने बताया था कि प्लांट में ग्लूकोज बनता है जब प्लांट ग्रो करता है। सो प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। अच्छा, आपको पता है ग्लूकोज बनता तो है पर वो स्टोर्ड होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, इन्होंने बाद में बताया था कि प्लांट में ग्रीन सब्सटेंस जो होते हैं, जो आज हम क्लोरोफिल बुलाते हैं, वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है। और इन्होंने बताया था कि प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होता है यही वो ग्रीन पार्ट है जहां पे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो जूलियस वॉन सैक का जो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास जोसेफ प्रिस्टली। ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। उन्होंने 1770 में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि ग्रीन प्लांट के ग्रोथ में एयर का क्या रोल होता है, ये उन्होंने बताया था। और 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था। तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है जेन इंजनहाउस। इनका ये डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने बताया था कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फॉल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स। ठीक है, अच्छा, इंजनहाउस ने क्या किया था, एक्वेटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, एक्वेटिक प्लांट को ब्राइट सनलाइट में रखा था तो इनको स्मॉल बबल्स दिखा था जहां पे ग्रीन पार्ट्स थे। लेकिन जब उन्होंने डार्क में रखा इस एक्वेटिक प्लांट को तो वो बबल्स नहीं दिखे। तो बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो ये बबल्स जो थे ये ऑक्सीजन के बबल्स थे। तो इन्होंने बताया था इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं उसका कलर कैसे होता है। तो उसके कलर को करने के लिए हम एक ट्रिक सीखेंगे। सो ट्रिक है, आप क्या करिएगा, क्लोरोफिल A, फिर B, फिर कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल लिखिए और आप बनाइए विबग्योर में इस दोनों को छोड़िए। अब देखिए, पहला आता है ब्लू ग्रीन। तो पहला आया ब्लू ग्रीन, तो ये क्लोरोफिल A का कलर है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। फिर ग्रीन येलो, देखिए
सीरीज में चल रहा है ग्रीन येलो, ये है क्लोरोफिल बी का कलर, ठीक। फिर येलो ऑरेंज, ये है कैरेटिनॉइड्स का कलर, येलो टू येलो ऑरेंज। और एक्स वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स जेंथोफिल तो वाई मतलब येलो, तो जेंथोफिल का कलर हो गया येलो। तो आप ऐसे कलर याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप यहां पे ये डायग्राम को याद रखिएगा, इसमें आपको पूछ देगा कि कौन क्लोरोफिल ए है, कैरेटिनॉइड्स है, ठीक। अब देखिए क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ब्राइट और ब्लू, ब्लू की बात कर रहा है तो ये देखिए ब्लू कलर जो है वो क्लोरोफिल ए है। फिर क्लोरोफिल बी होता है येलो ग्रीन, तो क्लोरोफिल बी जो है ग्रीन है तो ये है क्लोरोफिल बी। और फिर कैरेटिनॉइड्स क्या होता है, येलो टू येलो ऑरेंज, तो कैरेटिनॉइड्स देखिए येलो टू येलो ऑरेंज, तो आप ये याद रखिएगा मार्किंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए ये आपके पास आपको जेड स्कीम दिख रहा होगा, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जिसमें दोनों फोटो सिस्टम काम में आता है। अब यहां पे एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं जेड स्कीम, जिसमें दोनों फोटो सिस्टम काम करता है, इसमें एटीपी प्लस एनएडीपीएच दोनों बनता है, पहला पॉइंट। लेकिन अगर आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक, जैसे ये देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इलेक्ट्रॉन गया वापस आया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है, यहां एनएडीपीएच नहीं बनता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो जेड स्कीम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें इलेक्ट्रॉन करियर के क्या क्या नाम है वो याद रखिएगा। तो पीएस2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर होगा फियोफाइटिन, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा पीक्यू प्लास्टोक्यूनॉन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1 के पास, फिर फाइलोक्यूनॉन और फिर फेरोडॉक्सिन। तो ये आपको अरेंजमेंट याद होना चाहिए। और आपको पता है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है वापस इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, इसलिए तो इसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है वाटर स्प्लिट करके, तो ये स्प्लिटिंग का रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। और यहां पे मैग्नीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि वाटर का स्प्लिटिंग किस में होता है। वाटर का स्प्लिटिंग वो जो होता है, ये देखिए PS2 होगा, तो वाटर का स्प्लिटिंग जो है वो PS2 से रिलेटेड है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है। तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। कभी कभी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन, यहां 4H+ और यहां पे O2 बनेगा। अब एक और पॉइंट सुनिए, ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, आपको पता है ये कहां होगा, जो आपका ग्रेना है, जो आपका ग्रेना है, ग्रेना का जो मेम्ब्रेन है, ग्रेना का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे ये नॉन साइक्लिक में जितने भी इलेक्ट्रॉन करियर होते हैं PS2 PS1, ये ग्रेना के मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये ग्रेना के मेम्ब्रेन पे होगा, जिसको हम बुलाते हैं लेमली ऑफ ग्रेना। लेकिन वहीं पे जो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये कहां होगा, देखिए ये आपके पास, ये आपको पता है कि थाइलाकॉइड मिलकर के ग्रेनम बुलाते हैं, और ऐसे दो ग्रेनम को अटैच करता है स्ट्रोमा लेमली। तो ये जो स्ट्रोमा लेमली है इस पे होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखिए थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्या होगा, PS2 PS1 दोनों होंगे, तो यहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और वाटर स्प्लिटिंग यहां पे होगा। लेकिन जो स्ट्रोमा लेमली है यहां सिर्फ PS1 होता है, PS1 होता है, इसलिए यहां पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखिए केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस में क्या क्या याद रखना है ये सुनिए। पहले तो देखिए ये आपको पता है ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है। आपको पता है H+ जो है थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। डन। यहां वाटर स्प्लिटिंग, अब देखिए ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये इनर टू द मेम्ब्रेन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां मैग्नीज रिक्वायर्ड होता है। सो ये याद रखिएगा कि वाटर का स्प्लिटिंग क्या होता है, इनर टू द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर है PQ, ये कहां पे लोकेटेड है, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन करियर को ना दे करके H+ करियर को देगा, H+ करियर को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो मैं आपको दिखाता हूं। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि
electron, the primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an H plus carrier. और फाइनली इलेक्ट्रॉन जाते जाते आपको पता है यहां NAD+ को रिड्यूस करेगा NADPH, और यहां जो एंजाइम काम में आता है उसको बुलाते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। और ये जो NADP रिडक्टिव एंजाइम है, देखिए बाहर स्ट्रोमा होगा तो NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा के साइड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जिसमें PS2 PS1 दोनों इन्वॉल्व्ड हैं, ये कहां हो रहा है? थाइलाकॉइड यानी कि ग्रेना के लैमेली पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस ऑन लैमेली ऑफ ग्रेना। लेकिन जो स्ट्रोमा लैमेली है वहां सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक होगा, वहां पे PS1 होगा। और NADP रिडक्टिव एंजाइम किससे लिंक्ड है? नॉन साइक्लिक यानी कि लैमेली ऑफ ग्रेना। और यहां जो स्ट्रोमा लैमेली है यहां NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में देखिए CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है RUBP, ठीक है। तो RUBP CO2 के साथ मिल करके इसको कार्बोक्सिलेशन बुलाते हैं, और एंजाइम यहां यूज होता है रुबिस्को। और आपके पास बनता है जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का, वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। तो ये स्टेप को बुलाते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3PGA जो है ये रिड्यूस होता है और ये कन्वर्ट होता है ट्रायोस फॉस्फेट में, और यहां से स्टार्च बनता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो रिडक्शन स्टेप है, रिडक्शन स्टेप में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से एक ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा तो उसमें एक ATP और एक NADPH यूज होगा। लेकिन ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं जो रिड्यूस होना है जिसमें 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा, तो यहां 2 ATP और 2 NADPH यूज होगा। तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि रिडक्शन स्टेप में कितने ATP और कितने NADPH यूज होता है। तो 2 ATP 2 NADPH पर CO2 यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ट्रायोस फॉस्फेट रीजनरेट करके RUBP बनाता है, और याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ATP ही यूज होता है। तो एक CO2 अगर केल्विन साइकिल में एंटर करता है तो 3 ATP और 2 NADPH यूज होता है। और एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 CO2 चाहिए। तो बताइए कितने ATP यूज होगा? 18 ATP और 12 NADPH यूज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। एंड CO2 का पहला एक्सेप्टर कौन है? RUBP, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। हाँ, अब C4 में याद रखिए, C4 में हम पढ़ेंगे कि CO2 को पहले एक्सेप्ट करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और यहां एंजाइम यूज होता है पेप्केज, ये आपको पता है। और यहां जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C4 में वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो अगर हम एक और पॉइंट बात करें C4 में, तो C4 किस में होगा? ऐसे प्लांट में जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में अडेप्ट है, इस रीजन में, तो उसमें C4 देखने को मिलता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि C4 में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और जो C4 प्लांट है वो स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। जैसे इनमें स्पेशल लीफ एनाटॉमी होता है जिसको क्रांजेनोटॉमी कहते हैं। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। और लैक्स फोटो रिस्पिरेशन, C4 में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता है। और प्रोडक्टिविटी ग्रेटर होता है बायोमास का। अब ये जो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये। तो बंडल शीथ सेल्स जिनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वॉल्स इनके थिक होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। वॉल्स थिक होता है तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। और ये जो C4 है, C4 का एग्जांपल याद रखिएगा, मेज एंड सोरगम। अब देखिए C4 प्लांट में जो पूरा पाथवे है वो 2 सेल में कंप्लीट होता है। पहला सेल है मीजोफिल सेल और दूसरा सेल है आपके पास बंडल शीथ सेल। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कैसे होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर से मीजोफिल सेल में CO2 आता है। पहला जो कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करेगा वो होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एंजाइम जो यहां यूज होगा दैट विल बी पेप्केज, और यहां पे क्या बनता है, एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको बुलाते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, और फिर
मीजोफिल सेल में ये कन्वर्ट होता है और फिर ये ट्रांसफर होता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड टूटता है, CO2 बाहर निकलता है और आपके पास क्या बनता है, केल्विन साइकिल के थ्रू बनता है और फिर C3 एसिड वापस से मीजोफिल सेल में रीजनरेट करता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि ये फिक्सेशन है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये डीकार्बोक्सिलिक है, ये रीजनरेशन है। और याद रखिएगा C4 साइकिल को हम हैच स्लैक पाथवे भी बुलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटो रिस्पिरेशन। एक लाइन याद करिएगा कि C3 और C4 प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है वो है फोटो रिस्पिरेशन। अब देखिए, केल्विन साइकिल में जो CO2 है वो RUBP के साथ कंबाइन होकर के यहाँ रूबिस्को, जो कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में, वो बनाता था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो RUBP है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, रूबिस्को ऑक्सीजन का अफिनिटी होगा और यहां पे 2 कंपाउंड बनेगा। एक तो आपके पास बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट और आपके पास बनेगा एक कंपाउंड बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट का और आपके पास एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का। यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन होता है। तो केल्विन साइकिल में C3 साइकिल में RUBP CO2 के साथ कंबाइन करके बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन और फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। एक तो प्लांट का इंटरनल फैक्टर है और एक है प्लांट का एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में नंबर, साइज, ओरिएंटेशन, एज ऑफ लीफ आता है, मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, इस सब पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर। अब एक लॉ होता है जिसको बुलाते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में ये दिया गया था। डन। इसमें क्या होता है, इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, ये स्टेटमेंट आपको समझाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से 0.04% के बीच में है, लेकिन ये कम कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05 तक बढ़ाते हैं, अप टू, तब CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ता है, लेकिन इसके बियॉन्ड जो लेवल है इट कैन बी डैमेजिंग टू द प्लांट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जो C3 प्लांट है और जो C4 प्लांट है, इनका जो CO2 के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग होता है। अगर हम लो लाइट कंडीशन की बात करते हैं तो लो लाइट कंडीशन पे ये दोनों प्लांट CO2 पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हाई लाइट कंडीशन लेते हैं और अगर आप CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो दोनों में फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि C3 प्लांट का सेचुरेशन लेवल ज्यादा होता है 450, लेकिन C4 प्लांट का सेचुरेशन लेवल 360 ही होता है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि 10 तक करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। और ये जो फैक्ट है that C3 plant responds to higher CO2 concentration, क्योंकि उसका देखिए सैचुरेशन लेवल 450 है, तो इसको हम यूज करते हैं कि C3 प्लांट हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे रिस्पॉन्ड करता है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। इसको हम यूज करते हैं सम ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे कि टोमेटोज एंड बेल पेपर। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हायर यील्ड्स।